आज मैं आप लोग को इस वर्ष के एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में पूछे गए मैथ के प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में मान निकालना है, ठीक है। अगर हम 2z को a मानते हैं और 5y को b मानते हैं तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला का प्रयोग होगा और यहाँ पर b प्लस a का द होल स्क्वायर सूत्र का प्रयोग होगा। अब a फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 4z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab होता है यानी 5 दूनी 10 दूनी 20 माइनस 20z y हो जाएगा और प्लस 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25y होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं प्लस। अब इस सूत्र का ही प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25z स्क्वायर प्लस 20zy और प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करते हैं और हो जाएगा 25z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 25z स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर 25z स्क्वायर माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर माइनस 20zy है और यहाँ पर प्लस 20zy है तो ये भी आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर आ गया है 25y स्क्वायर और 4y स्क्वायर यानी यहाँ पर हो जाएगा 29y स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर और यही दिए गए समीकरण का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन 4 को देखते हैं तो 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर यानी कौन आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अंकित मूल और बट्टा से संबंधित है, ठीक है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल दिया हुआ है और अगर उसमें प्रतिशत बट्टा घटा देते हैं तो वही उस वस्तु का विक्रय मूल होता है। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि MRP में 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट करेंगे वही वस्तु का SP होगा, वही वस्तु का क्या होगा SP होगा। इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें 3 बट्टा दिया हुआ है। पहला बट्टा 15%, दूसरा बट्टा 8% और तीसरा बट्टा है 5%, ठीक है ना। और वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 2800 रुपया। तो क्या लिखेंगे, हम SP ज्ञात करना है, हम लिखेंगे 2800। देखिएगा पहला बट्टा 15% है यानी 100 में 15 रुपया छूट दे दिया यानी 15% छूट दे दिया तो इसमें 85% पर वस्तु को बेच रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा बट्टा है 8%, अब 100 में 8 रुपया छूट दे रहा है यानी बेच रहा है 92% पर यानी क्या हो जाएगा 92/100 और पुनः उसी वस्तु पर 100 में 5% का और बट्टा दे रहा है यानी इसको बेचेगा 95%, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो आएगा इसका मान वही वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा और 25 चौके 100 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, यहाँ पर 17 कट जाएगा और यहाँ पर 19 है। अगर इसको हम लिखते हैं तो 7 गुने 17 गुने 92 गुने 19/100 है। देखिएगा अगर इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने में टाइम लगेगा और परीक्षा हॉल में तो उतना टाइम मिलता नहीं है। देखिए इसका एक उपाय है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं कि इसका इकाई अंक लेकर देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन मिलाते हैं। तो अगर हम 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा और 49 का इकाई अंक क्या है 9। अब 9 में हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा और 18 का इकाई अंक क्या हो गया 8 और 9 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 72 आएगा और 72 का इकाई अंक कितना है 2। अब यहाँ पर लास्ट में 2 मान किसका दिया हुआ है, यहाँ पर डी ऑप्शन में 2 मान दिया हुआ है यानी अगर इसको गुना करेंगे तो आएगा 20 80 12, कितना आएगा 20 80 12 और बटे क्या हो जाएगा 100 यानी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 280 रुपया 12 पैसा। कितना होगा 280 रुपया 12 पैसा यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। यानी किसी वस्तु के MRP में प्रतिशत डिस्काउंट घटाएंगे वही वस्तु का SP होगा। अगर 1 2 3 4% डिस्काउंट दिया हुआ है तो हर एक बार 100 में से परसेंट डिस्काउंट निकालेंगे और जो लास्ट में आएगा वही वस्तु का क्या हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है LCM और HCF पर। तो प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 3 तरह का दूध है, पहला का मात्रा है 75 लीटर, दूसरा का मात्रा है 45 लीटर और तीसरा का मात्रा है 30 लीटर और कह रहा है कि उसे ट्रे से मापकर उसे रखा जाए ट्रे में, तो कितने ट्रे की जरूरत होगी। अब यहाँ पर देखना है, इसका बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर देखना है कि 75 लीटर है और कितना है 45 लीटर है और यहाँ पर 30 लीटर। अब एक बड़े से बड़े यूनिट लेता है
ताकि दूध का कोई हिस्सा शेष न बचे, तो कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? बहुत आसान तरीका है, इस तीनों संख्याओं को ऐसे संख्या से भाग देना है जो तीनों संख्याओं को काटे, ठीक है, या तीनों संख्याओं को डिवाइड करे। तो यहां पर 15 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 15 आया है, तो उस जो ट्रे लिया गया है, तो उस ट्रे का यूनिट यानी उस ट्रे का माप होगा, यानी उस ट्रे में 15 लीटर दूध हटेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि कितना ट्रे की आवश्यकता होगी। तो अगर 15 लीटर वाला ट्रे को 75 लीटर दूध मापेंगे तो 5 बार में, यानी 5 ट्रे की आवश्यकता होगी। इसमें 3 ट्रे की आवश्यकता होगी, इसमें 2 ट्रे की आवश्यकता होगी, यानी टोटल कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? 5 + 3 + 2 यानी 10, यानी टोटल कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? तो 10 ट्रे की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन पहला। ऑप्शन कितना है? पहला, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहां पर समझिए कि किसी भी राशि पर साधारण ब्याज कहे तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान काम करता है। जैसे कोई राशि पर पहला वर्ष अगर 10% साधारण ब्याज लगा है तो हर एक वर्ष 10% लगेगा। यहाँ पर पहला लाइन कह रहा है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज 40% बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर 4 वर्षों का SI कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। अब 1 वर्षों में SI कितना बढ़ेगा? तो 40/4 यानी 10%। यानी जो प्रत्येक वर्ष 100 रुपया में जितना राशि बढ़ रहा है वही होता है दर, यानी R हो गया 10%। R के परसेंट हो गया तो R हो गया 10%, ठीक है। अब करा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसे समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ही ब्याज लगता है। इसको समझिए, जैसे कि 10 रुपया पहला वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगा तो अगला वर्ष 10 रुपया तो लगेगा, लेकिन 10 रुपया का 10% यानी 1 रुपया और लगेगा, यानी अगला वर्ष 11 रुपया लगेगा। अगर 2 वर्ष में कहे तो पहला वर्ष 10 रुपया और अगला वर्ष 11 रुपया, यानी 2 वर्षों में 21 रुपया लगेगा ब्याज, ठीक है ना। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति 80,000 रुपया 4 वर्षों के लिए उसी साधारण ब्याज के दर पर मान लिया कि जमा किया, तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में से क्या मिलेगा? तो 4 वर्षों का कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष, पहले 4 बार 10 लिखते हैं। अब 4 वर्षों का हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद 80,000 में उसमें गुना नहीं कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तब पहले सबसे पहले हम 2 वर्ष का ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ष 10%, अगला वर्ष भी 10%, यानी 2 वर्ष में अगर 10 का 10/100 यानी 10% पर भी 10% लग गया, यानी 1% और ब्याज लग गया, यानी 20 + 1 यानी 21%। यानी 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 21%, यानी यहाँ पर 21%। और ये भी 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? 21%। हमको 4 वर्षों का निकालना है। अब 21 पर निकालते हैं तो क्या हो गया? 21 + 21 गुने 21/100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 42 + 4.41 यानी कितना हो गया? 46.41। यानी यहाँ पर 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 46.41 और राशि कितना? 80,000, यानी 4 वर्षों में टोटल चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? तो 80,000 का 46.41/100, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 दशमलव, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, कैसे गुना करिए तो 8 8 चौके 32, 8 छक्के 48 और 51 और 8 चौके 32, 32 और 32 और 5 37। यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4 वर्षों में कितना मिलेगा? 37,128 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 37,128, यानी 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा? 37,128 रुपया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, यह प्रश्न साधारण ब्याज का है। तो अभी हम बताएं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान काम करता है। यानी अगर पहला वर्ष 100 रुपया में 5 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है तो प्रत्येक वर्ष 5 रुपया ही साधारण ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर 6 वर्ष कह रहा है और 1 वर्ष में 5% मिल रहा है, तो 6 वर्षों में SI कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 6 गुने 5, 6 पचे 30, कितना परसेंट हो जाएगा? 30%, ठीक है। कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4160 रुपया हो जाता है। अगर प्रश्न है हो जाता है, यानी कुल राशि हमको मिल रहा है 4160, हमको कुल राशि कितना मिल रहा है? 4160। अब समझिए कि साधारण ब्याज 30% है, यानी 100 रुपया में 30 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है, और अगर हम 100 रुपया लगाए हैं तो टोटल राशि अमाउंट कितना हो जाएगा हमको? तो 100 + 30 यानी 130, यानी आप पर 100 लिए हैं तो परसेंटेज हो जाएगा, यानी 6 वर्षों में राशि कितना हो जाता है? 130%, जो कितने का बराबर है? 4160। अब 100% का निकालना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 4160 गुने 100/130, देखिएगा
तो 39 और 13 दूनी 26, यानी कितना रुपया हो जाएगा, यानी 3200 रुपया लगाएंगे तो 5% साधारण ब्याज के दर से 6% कितना हो जाएगा, 4160 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन और पहला है 3200, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 3200 रुपया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न संख्या 6 है, इसमें दिया हुआ है कि समान विकर्ण एवं समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज सदैव होगा। अब देखिएगा, अगर हम आयत को देखते हैं तो आयत का विकर्ण हम लोग पढ़े होंगे कि आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है और उसके आमने सामने वाला भुजा बराबर भी होता है और समानांतर भी होता है, यानी एक दूसरे का विपरीत है ना, ये आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर भी होता है और बराबर भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आयत, यानी आयत का विकर्ण एवं विपरीत भुजा सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। किसमें होता है, आयत में। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा को 2 बार फेंका जाए और एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए। पहले से हल करते हैं। तो कोई पासा हो, उसको 2 बार 3 बार 4 बार या 3 बार फेंका जाए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस बराबर होगा 6 के पावर n। ठीक है, और अगर एक सिक्का को उछाला जाए तो नंबर ऑफ एस बराबर होगा 2 के पावर n। ठीक है, अब प्रश्न पर आते हैं कि कह रहा है कि एक पासा को 2 बार फेंका जाए। कितनी बार फेंका जा रहा है, 2 बार। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस बराबर होगा 6 के पावर 2। क्या हो जाएगा, 6 के पावर 2 यानी 36। और 3 बार सिक्का को उछाला जा रहा है तो नंबर ऑफ एस बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8। ठीक है, अब सोचिए कि किसी पासा को 2 बार फेंका जाए तो प्रत्येक बार 5 आना चाहिए। कितने बार ऐसा आएगा, तो एक ही बार आएगा, 5 और 5। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 1। उसी तरह सिक्का को 3 बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हेड आने कितने बार हेड आएगा, तो एक बार आएगा, तीनों हेड पर हेड एच एच एच, या टेल कहे तो एक ही बार आएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टी आ जाए तो एच टी हो जाएगा, लेकिन एक ही कंडीशन होगा जिसमें तीनों पर हेड आएगा या तीनों पर टेल आएगा। यानी नंबर ऑफ ई बराबर भी इसमें भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। अब यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा, 36, और गुना यहाँ पर 1 बटा 8 हो जाएगा। दोनों गुना करेंगे तो 1 बटा कितना होगा, 288, यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 बटा 288। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 1 बटा 288। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ट्रिगो से है, तो हम क्या करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए कि साइन ए बराबर हम स्मॉल ए मान लेते हैं और कॉस ए बराबर स्मॉल बी मान लेते हैं। अब पूरे प्रश्न को ए और बी के रूप में सजा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर a6 प्लस b6 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 प्लस 1। और देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुना 1 बटा a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मान होता है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको x प्लस y का द होल क्यूब फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, और टूटेगा भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का द होल क्यूब b स्क्वायर का द होल क्यूब 3a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसका मान 1 होता है तो लिख सकते हैं फॉर्मूला लाने के लिए। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको उस रूप में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1y ए। अब देखिए इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का द होल क्यूब, कोई दिक्कत, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो अगर इसको हम माइनस के पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर और 1 बटा ए स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर, और इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जुटेगा तो 2a स्क्वायर और गुने 1 बटा ए स्क्वायर, ये कट गया। अब यहाँ पर -1 कितना हो जाएगा आंसर, -1। ऑप्शन 2 -1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में ज्ञात करना है माध्यिका। पहले माध्यिका के बारे में समझते हैं
अगर कोई डेटा या कोई आंकड़ा दिया हुआ हो तो सबसे पहले उस आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, सबसे पहले उस आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाते हैं और उसके बीच में जो संख्या या जो संख्या आता है वही उसका माध्यिका होता है। अब सोचिए कि बीच में दो संख्या आ जाए तो क्या हो, तो बीच में अगर दो संख्या आए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, वही उसका माध्यिका होगा। अब इसको आंकड़ा को यानी 7 चचेरे भाई है, इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा होगा वह 54, उसके बाद आ गया 55, उसके बाद आ गया 59, उसके बाद आ गया 60, ठीक है, उसके बाद आ गया 62, उसके बाद आ गया 65 और उसके बाद कितना है 70, ये हो गया बढ़ते क्रम। और इस आंकड़े के बीच में कौन है, तो इस आंकड़े के बीच में 60 है। कितना किलोग्राम है, 60 किलोग्राम, यानी इसकी माध्यिका क्या होगी 60 किलोग्राम, यानी ऑप्शन पहला, ठीक है। इसकी माध्यिका कितना होगी 60 किलोग्राम, यानी किसी भी आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, जो संख्या बीच में आती है वही उसका माध्यिका होता है। अगर बीच में दो संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, वह उसका क्या हो जाता है, वह उसका माध्यिका हो जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह दौड़ से संबंधित है। अब क्वेश्चन है कि दो धावक है तरुण और हरि, और तरुण कहता है हरि को तो 60 सेकंड आगे रहो, ठीक है, फिर भी वह हरि को 40 सेकंड से हरा देता है। यानी देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो 60 सेकंड तो आगे रहने के लिए कह रहा है और फिर भी 40 सेकंड से हरा रहा है, यानी वास्तविक रूप से हरि को वह 60 प्लस 40 यानी 100 सेकंड से हरा रहा है। कितना सेकंड से हरा रहा है, 100 सेकंड से हरा रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हरि का चाल दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तरुण का चाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि हरि जो है 2400 मीटर के दौड़ को कितने समय पूरा करेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 2400 बटे कितना हो जाएगा 6, यानी अगर काट दो तो 400, यानी हरि उस दौड़ को 400 सेकंड में पूरा कर रहा है। और क्योंकि 100 सेकंड से हार रहा है, यानी यहाँ तरुण जो है 100 सेकंड पहले ही दौड़ पूरा कर दे रहा होगा, यानी तरुण का टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 घटाओ 100 यानी 300 सेकंड। कितना सेकंड हो जाएगा 300 सेकंड। और दौड़ कितने मीटर का है 400 मीटर, 2400 मीटर का है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2400 और बटे 300, यानी क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड। चाल क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन लो, चाल क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा ये पार्टनरशिप का प्रश्न है, तो समझिए कि पार्टनरशिप में जो लाभ का बंटवारा होता है वह धन एवं समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। लाभ का बंटवारा धन एवं समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। यहाँ पर समझिए कि 3 पार्टनर है ए बी और सी। पहला 12 महीने के लिए लगा रहा है 7,000 रुपया, दूसरा लगा रहा है 10 महीने के लिए 8,000 रुपया, और तीसरा लगा रहा है 6 महीने के लिए 12,000 रुपया। तो यहाँ पर धन एवं समय के गुणनफल का अनुपात उसके लाभ का अनुपात होगा, तो इसको कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 4 से कट रहा है, 4 के 12, 4 दूनी 8 और 4 के 12, अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 21 20 और 6 18। यहाँ तक तो सही है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ए जो है कार्यकारी सदस्य है जो लाभ का 20% स्पेशल अपने पास रखता है, और शेष लाभ को कह रहा है कि एबीसी हम इसमें तीनों को बंटवारा करेंगे लेकिन 20% अपने पास रखेंगे। लाभ हो रहा है 14,750, जिसमें 20% तो ए रख लिया, तो बंटवारा कितना हुआ, तो बंटवारा हो गया 14,750 गुने 80/100, यानी बंटवारा इतना का हुआ, यानी बंटवारा कितना पर हुआ 1475 गुने 8, बंटवारा इतना पर हुआ। अब उसमें बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी कितना है 20 से, तो लिख दीजिए गुना 20 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 1 9 2 2 4 1 5 यानी 59। कितना हो गया 59, कितना हो गया 59। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर के बार में लगेगा तो 5 दूनी 10, यानी ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा 25 बार में, और 25 दूनी 50 और 8 5 40, यानी बी का हिस्सा कितना रुपया हो जाएगा, तो बी का हिस्सा कितना रुपया हो जाएगा तो 4,000, यानी बी का हिस्सा कितना रुपया हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो उसमें बी का हिस्सा 4,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न जो है वह समलंब चतुर्भुज है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है, और ये समलंब चतुर्भुज है ए बी सी और डी। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि ए 28 सेंटीमीटर है और ए है 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका एक मध्य बिंदु है और इसका भी एक मध्य बिंदु है। ये जो है
एडी भुजा के मध्य बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर एफ जो है सीबी भुजा के मध्य बिंदु है, तो हमको ईएफ का लंबाई पूछना। एक चीज जानिए कि कोई भी समलंब चतुर्भुज है उसमें अन्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समानांतर भुजाओं के योगफल का आधा होता है, याद रखना है। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो ईएफ बराबर हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बटा 2। अब ए बी का मान 28 दिया हुआ है, यहाँ पर 28 प्लस 18 बटे यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 46 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा यहाँ पर 23। ऑप्शन कितना है 2, आंसर इसका कितना होगा 23, ठीक है। यानी कोई भी समलंब चतुर्भुज में अन्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समानांतर भुजाओं के योगफल का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि संदीप एक ओवरकोट इतना रुपया में बेचा और इतना % का क्या कमाया, लाभ कमाया। माने ओवरकोट 100 रुपया का था, मान लीजिए कि जो सीपी 100 रुपया का था उसको बेच रहा है तो 22% का लाभ पा रहा है, यानी 122 रुपया में बेच रहा होगा। अगर 100 रुपया माने तो परसेंटेज ले लीजिए, इसका भी परसेंटेज ले लीजिए, तो ये कितना हो गया 8540। अब यहाँ पर 1% बराबर कितना हो गया 8540 बटे 100, एक ही बार में कर जाएगा, 70 बार में कर जाएगा। अब सीपी हमको ज्ञात करना है तो सीपी तो 100% है, यानी कितना हो जाएगा इस ओवरकोट का क्रय मूल्य, तो ओवरकोट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7000 रुपया, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पूर्णांकों का औसत 48 है। मान लिया जाए कि पूर्णांक दे दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, औसत कितना है 48, तो क्या करेंगे 48 गुने क्या कर देंगे 5, यानी कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत पांचवा पूर्णांक का कितना % है 50%, तो प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटे 4, और पांचवा पूर्णांक क्या है ई का कितना % है 50 बटे 100, यानी कितना होगा यहाँ पर 2 कट गए और इसको भी काट दीजिए, तो फाइनली आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई ई बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 1। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पांचवा पूर्णांक यानी ई का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ई का मान पूछ रहा है, तो ई का मान क्या हो जाएगा, तो ई 1 है और ए बी सी डी 2 है, तो 2 1 3, यानी ई का हिस्सा 1 बटा 3 होगा, तो 1 बटा 3 गुने 240 38 24, यानी कितना हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा ए का हिस्सा क्या हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा 80, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का। इसमें ऑफ का क्रिया सबसे पहले, ऑफ का काम सबसे पहले होगा, तो दोनों को पहले ऑफ का काम कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 24 गुने 8 और 64, नीचे क्या हो जाएगा 64, ठीक है ना, माइनस 8 बटे 8 गुने 4 चौके 16, ये हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, 8 64 और सॉरी 24 यहाँ पर है, 38 24, ठीक है, ये 8 से कट जाएगा, तो 5 और 3 8 घटाओ 16 यानी -8, क्या हो जाएगा -8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 -8, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 60 है, तो यानी 11 परिणाम, मान लीजिए 11 संख्या का औसत कितना है 60 है, अगर टोटल मान इसको देखते हैं तो 660 हो जाएगा, जिसमें 10 परिणामों का औसत है 590, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना है 59, यानी टोटल कितना हो गया 590। अब यहाँ पर जो एक संख्या है उसका मान निकालना है, तो 660 में 590 घट गया तो कितना आ जाएगा 70, यानी जो एक परिणाम बचेगा यानी 11वां परिणाम, तो 11वां परिणाम का मान कितना हो जाएगा 70, यानी ऑप्शन 2 11वां परिणाम का मान कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 37 को 2 भागों में बांटे। मान लिया जाए कि पहला भाग x है और दूसरा भाग y है, तो टोटल कितना है 37, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाग को 5 गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x कर दीजिए, और दूसरे भाग को 11 गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 11y कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 227, क्लियर है। यानी पहले भाग को 5 गुना कर दीजिए यानी 5x कर दीजिए, दूसरे भाग को 11 गुना 11y कर दीजिए, तो योगफल कितना हो गया 227। अब इसको हल करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या का 9 गुना क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 5y और प्लस 6y बराबर कितना लिख सकते हैं 227। अब यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए और x प्लस y का मान 37 है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 37
और प्लस 6y बराबर कितना दिया हुआ है 227। अब यहाँ पर 6y बराबर क्या लिख सकते हैं 227 घटाओ कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और 5 15 15 16 17 18 कितना हो जाएगा। अब इसमें घटाते हैं तो कितना घट कर आएगा तो घट कर आएगा यहाँ पर 42। अब हमको मान निकालना है 9 गुना के गुना मान निकालना 9 गुना ये 6 गुना आया है तो यहाँ पर y बराबर क्या लिख सकते हैं 42/6 के बार में कटेगा 7 बार में। अब 9y का मान निकालना है तो 9y बराबर क्या हो गया 7 गुना 9 सते 63 यानी 9y का मान कितना होगा 63। 9y का मान कितना हो गया 63 63 ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें मान कितना हो गया 63 ऑप्शन 3 ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। काम समय का प्रश्न है जिसमें रमेश है और विनीत है बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करें तो काम होता है 54.3/4 दिन ठीक है। तो इसमें आधा रोज 27 रोज रमेश करेगा और 54 रोज में 27 रोज विनीत करेगा। अंतिम दिन तक तो विनीत किया होगा तो फिर रमेश करेगा तो क्या हो जाएगा 3/4 ठीक है। यानी उस काम को रमेश कितना दिन करेगा 27.3/4 और उस काम को विनीत कितना दिन करेगा तो केवल और केवल 27 दिन। यानी यहाँ पर रमेश का कितना दिन हो गया यहाँ पर तो हो जाएगा 111/4 दिन और विनीत का केवल और केवल के दिन होगा 27 दिन। विनीत का केवल और केवल के दिन होगा 27 दिन ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश उस काम को 48 दिन में करता है। कितने दिन में करता है रमेश उस काम को केवल और केवल 48 दिन में करता है और कितने दिन तक काम करता है 111/4 दिन। तो कितना काम करेगा तो 111/4 और गुने कितना 48 111/4 गुने 48। शेष काम को 27 दिन तक विनीत किया तो शेष काम को 27 दिन तक विनीत किया तो टोटल काम कितना दिन में करेगा यही हमको ज्ञात करना। अब यहाँ पर करिए 16 तिया 48 और 3 तिया 9 और 7 तिया 21 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 27/भी बराबर 1 माइनस 37 बटे कितना हो जाएगा 64 और 64 में अगर 37 घटाते तो 27 यानी कितना हो गया 27/64 ठीक है। अब यहाँ ए और ए आपस में कट जाएगा तो विनीत उस काम को कितना दिन में करेगा तो 64 दिन में वह पूरा काम कर लेता है यानी ऑप्शन डी चौथा ऑप्शन हो जाएगा कितना दिन में करेगा तो 64 दिन में पूरा काम कर लेगा ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई। पहले मूल्य था 8000। समझिए कि पहले मूल्य 8000 पहला वर्ष 5% की कमी हुई यानी पहले वर्ष 95% पर बिका होगा ठीक है। उसके बाद अगले वर्ष फिर वही मशीनिया के बेचल जा रहा है तो 10% और कम गया तो 90% पर बिक रहा है और फिर अगले वर्ष फिर वही मशीनिया के बेचल जा रहा है तो 15% फिर कम गया तो कितना बच गया 85%। कोई दिक्कत 0 से काट दीजिए इसको भी काट दीजिए ठीक है कोई दिक्कत। अब इसको काटिए 4 दूनी 8 और इसको काटिए 25 चौके 100 अब 17 पचे 85 और 5 और ये हो गया 19। अब आ गया लास्ट में 2 गुने 19 गुने 9 गुने 17 ठीक है। इसको गुना करने में हमको टाइम लगेगा तो फिर से हम यहाँ पर इकाई अंक इसका ज्ञात करते हैं तो कर दीजिए 9 दूनी 18 9 8 72 और 7 दूनी 14 लास्ट में कितना आया 4 ऑप्शन को मिलाते हैं एक को में लास्ट में 4 आया है ठीक है। तो इसको गुना करके कितना आएगा 5814 यानी 3 वर्ष के बाद उस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा तो 5814 रुपया क्या रुपया होगा 5814 रुपया होगा ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं चलेगा। ये प्रश्न है घन और घनाभ से कह रहा है कि एक घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी घन का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 6a स्क्वायर बराबर कितना दिया 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसमें 1728/6 क्या हो जाएगा 1728/6 यानी 6 दूनी 12 और 8 और 8 यानी कितना हो जाएगा 288 यानी ए बराबर क्या हो जाएगा √288। अभी इसको तोड़ फोड़ नहीं कीजिए नहीं तो टाइम लगेगा छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि उसका आयतन क्या होगा तो आयतन बराबर होता है AQ आयतन बराबर क्या होता है AQ। अब AQ होता है तो इसको क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 288 का क्यूब कर देंगे यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 288 और गुने √288। अब 288 तो इसको लिख सकते हैं 144 गुना 288 होता है और 144 का वर्गमूल होता है 12 यानी इसका मान क्या हो जाएगा 288 गुने
12√2। 288 गुने 12√2, अब गुना कीजिए 12×8 = 96, 9×6 12×8 = 96 और 96 और 9 कितना हो जाएगा 105 और 12×2 = 24 और 10 34 √2, यानी कितना इसका मान होगा 3456 √2 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति और इसके 3 पुत्र के आयु के योगफल का 4 गुना है। अब एक व्यक्ति हो गया, यानी इसको एफ ले लीजिए, और इसका 3 पुत्र है, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3। कितना गुना है 4 गुना, 4/1, यानी व्यक्ति को कर लीजिए 4x और S1 प्लस S2 प्लस S3 को कर लीजिए x। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी व्यक्ति की आयु 6 वर्ष बाद कितना हो गया f प्लस 6, और उसके पुत्रों की आयु 6 वर्ष बाद उसका योगफल कितना हो गया S1 प्लस 6, x2 प्लस 6, x3 प्लस 6 का क्या गुना है, का 2 गुना है, 2/, क्या हो जाएगा 2/8। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 6 12 18 और f का मान लिखे 4x, तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस 6 और वटा यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान लिखे x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 2/1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसमें 4x प्लस 6 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा 36, 2x प्लस कितना हो जाएगा 36। अब इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x बराबर 36 में 6 कट गया 30। ठीक है, अब कर दीजिए यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा तो 15, x बराबर कितना हो जाएगा तो 15। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि फादर की आयु कितना हो जाएगा, तो फादर 4x है, यानी फादर कितना हो जाएगा 4x, यानी 4 गुने 15, 15 चौके 60, 4 गुने 15 यानी कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी फादर का आयु कितना वर्ष होगा 60, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको अगर हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा कोसक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 4 इसका मान होता है कोसक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और इसका मान भी 1 होता है, यानी 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, यानी पहला ऑप्शन इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आयतन से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना है जो कि बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर अर्धगोला है और नीचे शंकु है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें त्रिज्या दोनों का कॉमन ही होगा, तो त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 7 और इसका भी ऊंचाई दिया हुआ है 7। अब कहेगा कि इसका आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आयतन यानी अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर का मान है 4.2 का द होल क्यूब। ठीक है, अब इसका आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर का मान हो गया 4.2 का द होल स्क्वायर, और इसका मान कितना हो गया 7, और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुने 7 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए तो इसमें भी पाई 4.2 का होल स्क्वायर, 4.2 का होल स्क्वायर, 4.2 का होल स्क्वायर है, तो पाई का मान 22/7 होता है, लिख दीजिए 22/7 और गुने क्या हो जाएगा 4.2 गुने 4.2 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर बच गया 2 गुने 4.2/3, नहीं काटते हैं, यहाँ पर बच गया केवल और केवल 7, और यहाँ पर बच गया 7/3। ठीक है, अगर इसको हल कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हल कर 7 28/3 इसका मान हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं गुना करके, अब फाइनली इधर लिखते हैं। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 42.6 से कटेगा, यानी क्या हो जाएगा 22 गुने 0.6 गुने 4.2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4.2 में 2 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 8.4, तो अंदर वाला हल कीजिए 8.4 प्लस कितना है 28 और बटा कितना ये हो जाएगा। अब फिर से इसको काटिए 0.2,
अब लास्ट में क्या आ गया है 22 गुने 0.2 गुने 4.2, ठीक है, और गुने अगर 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 कितना होगा 36.4। अगर इसको पूरा गुना करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक और 3 अंक है, तो हम पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं हो, ठीक है। और तीसरा देखते हैं कि लास्ट में 5 है, तो 5 आने के लिए आपका 5 आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए लास्ट में, तो कोई में भी 5 और विषम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा। तो अब मिला लेते हैं लास्ट में 2 आता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, यानी गुना का कितना आएगा 672, इसको गुना का कितना आएगा 672 ऑप्शन डी, यानी इसका आंसर क्या होगा 672.672 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कोई त्रिभुज है PQR, PQR त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज है PQR और इसका अंतः केंद्र A। एक से जानिए कि अंतः केंद्र की स्थिति में, अगर कोई भी त्रिभुज का अंतः केंद्र की स्थिति में यहाँ पर कोण QAR बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण P/2, याद रखिए, ठीक है। अंतः केंद्र की स्थिति में क्या हो जाएगा कोण QAR बराबर 90 डिग्री प्लस कोण P/2 होता है। अब यहाँ पर इसका मान दे दिया 116 और इधर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा कोण P/2, ठीक है। तो कोण P/2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 26, तो कोण P का मान कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 52, कितना डिग्री हो जाएगा तो कोण P का मान यानी QPR, इसी का मान ज्ञात करना है QPR, इसका मान क्या हो जाएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा 52। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दो गोले के त्रिज्या, देखिए दो गोले का त्रिज्या R1 और R2 दिया हुआ है अनुपात में, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर, ठीक है, और इसका आयतन का अनुपात हो जाता है R1 क्यू अनुपात R2। अब आंसर स्पष्ट पता लग रहा है, यानी 4 का क्यू अनुपात 5 का क्यू, यानी 6 को 16 64, 55 25 125, यानी कितना हो गया 64 अनुपात 125, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा 64 अनुपात 125। आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव है, बाकी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 संख्या जिसका अनुपात है 5 7 है और 9 है और उसका लसा दिया हुआ है कितना 1260 है, तो कहेगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, यानी इसमें मसा नहीं है, जब कोई भी संख्या में अनुपात दिया हुआ हो तो उसमें मसा नहीं होता है, अगर मसा उसमें शामिल कर लेते हैं तो पूरा संख्या बन जाता है। तो मान लिया जाए कि HCF है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी तो 5A, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तो 7A और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी तो 9A। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो गया 5 गुने 7 गुने 9 और गुना ए क्यों नहीं होगा गुना ए, क्योंकि मसा हर एक संख्या लसा में कॉमन होता है, ठीक है ना। और इसका मान क्या दे दिया है तो इसका मान दे दिया है 1260, क्या दे दिया है 1260। अब इसको काटते हैं तो कर लीजिए 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है, 7 से काटिए 7 21 और 7 42 और 9 से काटिए 9 चौके 36, यानी मसा क्या हो जाएगा 4, मसा क्या हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन करे सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया तो 9 चौके 36 और सबसे छोटी संख्या हो गया 5 यानी 5 चौके 20। अब करे कि दोनों के बीच का अंतर, यानी 36 में कितना घटा दीजिए 20, और अगर 36 में 20 घटाते हैं तो कितना आता है 16, यानी दोनों के बीच का अंतर ऑप्शन 4 16, ठीक है। यानी मसा जो रहता है प्रत्येक संख्या लसा में क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है, ओवरनिष्ठ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत आसान है, कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 59 है, ठीक है, 11 संख्याओं का औसत 59 है, तो टोटल मान हो जाएगा 649। इसमें 10 संख्याओं का औसत कितना है 58 है, तो टोटल मान कितना हो गया 580। यानी इसमें एक संख्या 11वीं है, एक ऐसा क्वेश्चन पीछे भी है 11वीं संख्या है और कितना हो जाएगा 69, 11वीं संख्या कितना हो जाएगा 69 और आंसर क्या हो जाएगा 69, ऑप्शन ए आंसर क्या हो जाएगा 69, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, एक बेलन का त्रिज्या रेडियस दिया हुआ है और उसका आयतन दिया हुआ है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना। अब एक बेलन है, उसका बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर दिया हुआ है 448, सारा चीज दिया हुआ है, पाई है तो पाई आर का मान दिया हुआ है 8/पाई, तो क्या लिखते हैं 8 का होल स्क्वायर बटे पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और गुने क्या है एच बराबर क्या है 448, यहाँ पर एक पाई कट जाएगा ना, और इसको क्या लिख सकते हैं एच बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये पाई यहाँ चल जाएगा तो 448
48, पाई का मान होता है 22/7 और गुने क्या आता है 64, क्या होता है 64। अब कर दीजिए, इसको काटिए तो के बार में कटेगा 64 बार में और एक कट जाएगा 64 से, यानी एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान क्या आएगा 22, यानी दूसरा ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विज्ञान और कला में स्नातकोत्तर के संख्या का अनुपात 40, 80 और 60 है। अगर इसको पाई चार्ट पर सजाएंगे तो वाणिज्य स्नातकोत्तर के लिए संगत कोण क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाणिज्य के लिए कितना है 40 है, तो लिख देंगे 40 और टोटल मान कितना हो जाएगा, तो टोटल मान हो जाएगा 180। और यदि किसी वृत्तीय पाई चार्ट पर सजाया जाए तो एक केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें क्या गुना कर देंगे 360 के बार में कर जाएगा 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा 80। यानी अगर इसको वृत्तीय पाई चार्ट पर सजाया जाए तो वाणिज्य स्नातकोत्तर का कोण हो जाएगा 80 डिग्री। कितना कोण हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। फिर से माध्यिका का प्रश्न आया है, तो आप लोगों को बताए हैं कि दिए गए डेटा को बढ़ते क्रम में सजाते हैं और उस डेटा के बीच में जो संख्या आती है वही माध्यिका होता है। अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़कर उसे आधा कर देते हैं, वह उसका माध्यिका होता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें सबसे छोटा है 35, सबसे पहले 35 को लिखते हैं, घेर देते हैं। उसके बाद 41 है तो 41 को लिखते हैं। उसके बाद 46 है, ठीक है, उसके बाद है 48, ठीक है, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है आपका 55, उसके बाद है 56, उसके बाद 63, उसके बाद 76, उसके बाद 88, उसके बाद है 90 और सबसे लास्ट में है 92। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या हो गया 92। तो क्या संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 संख्या है तो बीच में हो जाएगा छठी संख्या, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, माध्यिका कितना हो जाएगा इसका 56। आगे क्वेश्चन है, माध्यिका तो 56 होगा लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 88 को 93 में बदल दिया गया। 88 को 93, यहाँ पर 88 था, यहाँ पर 93, तो 93 यहाँ जाएगा, 88 हटा दो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 41 को 47 बना दो, यहाँ पर 41 हो गया तो 41 हटा दो, 47 तो यहाँ हो जाएगा, तो माध्यिका तो उतने न रह जाएगा 56। और ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो ये दोनों का बीच का अंतर क्या है 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 0। ठीक है, आज हम लोग इस वर्ष के एसएससी सीएचएसएल टियर 2 में पूछे गए 30 में 30 प्रश्नों का हल किए। अब अगले दिन से हम लोग शुरू करेंगे हाल ही में आरआरबी एएलपी में हुए एग्जाम में मैथ के प्रश्नों को। तो अगला दिन हम लोग मिलते हैं।